अच्छा, so today's topic will be negotiable instrument. Okay, this is very important topic for class 11 finance. तो पहले जब हम लोगों का ये वाला चैप्टर क्लास 12 में हुआ करता था, एंडोर्समेंट से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता था, either it is the definition or the essentials of a valid endorsement or types of endorsement. इस ठीक है, सो पहले एंडोर्स मतलब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग हम लोग ने लास्ट में पढ़ा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेमेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है और उसको हम लोग फर्दर नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं विद द गुड टाइटल ना, सिर्फ ट्रांसफर करना इम्पोर्टेंट, गुड टाइटल ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट में उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टॉपिक हम लोग रिवीजन करेंगे, जैसे if I talk about the Negotiable Instrument Act that was passed in 1881, am I right? 1881 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास हुआ। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, वो कौन है कि a document guaranteeing the payment of a specific amount of money either on demand, either डिमांड में पेमेंट होगा या फिर एट ए सेट डेट, या फिर डेट जो डेट तुम लोग ने दिया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में या दिया रहेगा उसमें पेमेंट होगा। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ज्यादा से ज्यादा ये इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करता है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कुछ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम हम लोग ने नहीं सुना, अगर तुम लोग ने सुना होगा, हुंडी सुना कभी? टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अभी वो उतना यूज नहीं होता है पर एक टाइम में हुआ करता था। ठीक है, अभी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर तो उसमें दो तरीका रहता है, एक तो क्या उसको हम लोग मेयर करेंगे और मेयर के साथ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मेयर डिलीवरी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो देखो एंडोर्समेंट या फिर ट्रांसफर का प्रोसेस रहता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग एंडोर्समेंट नाम से जानते हैं कि एंडोर्समेंट एक्ट ऑफ साइनिंग बैक ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बैक सिग्नेचर कर दिया विद द इंटेंशन टू ट्रांसफर ओनरशिप टू अनदर पार्टी। अभी आपको इंटेंशन ट्रांसफर ओनरशिप भी होना पड़ेगा। वेरिफिकेशन मैंने बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट साइन किया, वो मेरा कि मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, मेरा नेगोशिएशन का ओनरशिप किसी और के पास जाएगा, उस इंटेंशन से अगर मैंने बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट साइन किया, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज एंडोर्समेंट। क्लियर? एंडोर्समेंट किसको बोलते हैं कि बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग ने साइन किया तो उसको एंडोर्समेंट बोला जाएगा। बस इतना तक समझने से हम लोगों को होगा। अभी दो यहाँ पर टर्म्स यूज करेंगे, वन इज एंडोर्स एंड दूसरा है एंडोर्सिंग। जो एंडोर्स करता है, जो साइन करता है बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसको एंडोर्स, और जिसके फॉर एग्जाम्पल मेरा आप में बी का लिख दिया, सो बी विल बी द एंडोर्सर या फिर एंडोर्सी। एंडोर्सर नहीं, एंडोर्सर कौन होगा जो एंडोर्स करता है, और जिसके लिए एंडोर्स दैट विल बी एंडोर्सर। क्लियर? हम लोग ने मैंने ये देखो इमेज भी अटैच किया है,
ये फॉर्म इंस्ट्रूमेंट है चेक का, ठीक है, और इसका बैक ऑफ साइन कर दिया, किसी ने साइन कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एंडोर्समेंट हो गया, ठीक है। अभी इस प्रोसेस को एंडोर्समेंट बोलते हैं कि बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में मैंने साइन कर दिया, ये एंडोर्स हो गया, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ क्या क्या होते हैं, फर्स्ट ब्लैंक एंडोर्समेंट। ब्लैंक एंडोर्समेंट का जब जो एंडोर्सर रहता है, जो एंडोर्स करने वाला है, वो सिंपली अपना सिग्नेचर बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में दे देता है, तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट बोलते हैं, क्योंकि वहां पर किसको ट्रांसफर किया गया है, किसके पास ओनरशिप है, दैट इज नॉट मेंशन एट ऑल। अभी इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यही है कि ये पेबल हो जाएगा टू एनी बियर, जो इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है, उसी के पास ये इंस्ट्रूमेंट का ओनरशिप चला जाएगा, ठीक है। पर ये थोड़ा रिस्की हो जाता है ना, इफ इट इज लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट विद ब्लैंक एंडोर्समेंट, अगर लॉस्ट हो गया तो वहां पर रिस्क रह सकता है। क्या रिस्क हो सकता है कि कोई भी अगर इसको गलत इस्तेमाल कर ले तो हम लोगों का चेक का मिस हो सकता है, ठीक है। तो ब्लैंक एंडोर्समेंट को ज्यादातर केस में, जो बड़ा बड़ा अमाउंट है उस केस में हम लोग अवॉइड करते हैं। एम आई क्लियर कि ब्लैंक एंडोर्समेंट किसको बोला जाता है, रूपम क्लियर? ब्लैंक रोहित ने क्या किया, बैक ऑफ द सिंपली अपना नाम लिख दिया, अपना सिग्नेचर पुट कर दिया, किसको पे पता नहीं, किसको एंडोर्स पता नहीं। अभी जो ये रोहित शर्मा का चेक लेके बैंक में जाएगा, उसको बैंक पे कर देगा, क्योंकि ये जो एंडोर्समेंट हुआ वो ब्लैंक एंडोर्समेंट है। अभी देखो इसमें क्या हुआ, रोहित बैक ऑफ साइन तो किया, पर उसको लिख दिया टू द ऑर्डर ऑफ सुमित, मतलब अभी इस केस में रोहित शर्मा ने अपना नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा अपना सिग्नेचर तो दिया, पर उसके ऊपर में लिख दिया पे टू द ऑर्डर ऑफ सुमित। अभी यहाँ पर दो केस हो सकता है, इधर सुमित भी पेमेंट ले, या फिर सुमित अगर चाहे तो सुमित इसको फर्दर नेगोशिएट भी कर सकता है, फर्दर इसको एंडोर्स भी कर सकता है। इकराम पे अटेंशन है, क्यों मोबाइल देख रहे हो? अभी अगर सुमित किसी और को भी एंडोर्स कर सकते हैं, पे टू द ऑर्डर सुमित, पे टू द ऑर्डर ऑफ सुमित, मतलब सुमित जिसको ऑर्डर देगी उसको पे करो। सुमित खुद को भी ऑर्डर, मतलब खुद भी पेमेंट ले सकता है, किसी और को भी ऑर्डर दे सकता है पेमेंट लेने के लिए। तो ये क्या हम लोगों का स्पेशल एंडोर्समेंट। अगर रोहित शर्मा ने इस वर्ड सिंपली इस लाइन के पीछे मेंशन कर दिया तो वो हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। किस केस में? रोहित शर्मा ने मेंशन कर दिया कि पे टू सुमित ओनली, सिर्फ सुमित को ही पे करो, तो सुमित अगर चाहे भी तो फर्दर वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा ने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि सुमित को ही पे करना है। सो दैट इज व्हाट रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। क्लियर? उसके बाद कंडीशनल एंडोर्समेंट। देखो अभी एक बात तुम लोगों के माइंड में पहले से आना पड़ेगा, इसको पढ़ने से पहले से आना पड़ेगा कि मैम ने जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, मैम बोला था कि कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशन बेसिस पे नहीं होगा, राइट? नहीं होगा ना। कंडीशन अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपना नेगोशिएशन ही खो देता है, तो अगर यहाँ कंडीशन आएगा तो पहले लॉ के नजरिए से वो वॉइड है, लॉ नहीं मानता है ऐसा कोई एंडोर्समेंट। कैसा कंडीशन? मैंने क्या लिखा? पे टू सुमित अपॉन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर सुमित ये प्रोजेक्ट का कंप्लीट कर
अभी सुमित को पे करो, तो मैंने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया। तो ऐसा कोई कंडीशन एंडोर्समेंट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होता है, नाम सुन के ही पता चल रहा है, पार्ट ऑफ द विल बी नेगोशिएटेड। मतलब फॉर एग्जांपल 8,000 का चेक है, मैंने 4,000 सुमित को देने के लिए बोला, ठीक है, तो ये भी एक तरह का इनवैलिडी है, इनवैलिडी है, क्योंकि ऐसा भी कोई एंडोर्समेंट नहीं होगा। पार्शियल एंडोर्समेंट तुम कैसे करोगे, पार्शियली थोड़ी ना चेक बीच में फाड़ के इसको आधा दे दोगे, नहीं, पार्शियल एंडोर्समेंट भी वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट, रिकोर्स एंडोर्समेंट। सन्स रिकोर्स एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, सन रिकोर्स एंडोर्समेंट में जो एंडोर्सर रहता है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता है कि मेरा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कुछ लायबिलिटी मैं विथड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि रोहित शर्मा ने बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में साइन किया और लिखा विदाउट रिकोर्स रोहित शर्मा। मतलब क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि रोहित शर्मा ने बोल दिया मैंने तो ट्रांसफर कर दिया, पर आगे जाके अगर ये वाला चेक बाउंस हो जाता है तो मैं लायबल नहीं, क्योंकि उसने अपना लायबिलिटी को एक्सक्लूड कर दिया। मतलब उसने बोल दिया कि आगे जाके बाउंस हो जाता है, मुझे पकड़ो भाई, जिसका नाम पे चेक है तुम, जिसका मतलब जो पे है उसको जाके, पे नहीं, जो इसका पैसा देने वाला है, जो इसका ड्रॉई है उसको जाके पूछो, ठीक है, जो इसका ड्रॉई है जिसने यहाँ पर साइन किया उसको जाके पूछो कि वो क्यों पैसा नहीं देने वाला है। आई एम नॉट लायबल, ठीक है, हुआ, समझ में? दिस टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट देख लो एक बार, ब्लैंक एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव, कंडीशनल, सन रिकोर्स एंडोर्समेंट, पार्शियल एंडोर्समेंट। क्लियर और नॉट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन पूछना है? अभय कुछ पूछना है इसमें से? हाँ, नहीं पूछना है? लास्ट बेंच पूछना है, कुछ नहीं पूछना है, पक्का? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अभी देखो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि ये एक वैलिड होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है, एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर बिकम अ वैलिड एंडोर्समेंट। अभी राइटिंग में क्या पड़ेगा, मैंने सिर्फ ऑरेंज कि मैं इसको एंडोर्स करता हूँ या करती हूँ, ये एंडोर्स हो जाएगा ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सिर्फ बोल दिया कि मैं तुमको ये ट्रांसफर कर देता हूँ तो वो एंडोर्समेंट नहीं कहलाएगा, या सिंपली मैंने तुमको डिलीवर कर दिया से, तुमको बोल दिया कि जाओ पैसा ले लो बैंक से, मेरा नाम से पैसा ले लो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, वैलिड नहीं करी, वैलिड राइटिंग है इसका जो एंडोर्स करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिया पे टू सिग्नेचर किया नहीं, तो वो सिग्नेचर है, चेक है या एंडोर्समेंट है, बहुत जरूरी है किसका, एंडोर्स। अभी एंडोर्समेंट नहीं कर सकते तो उसका कोई एजेंट है वो भी करने से हो जाएगा, ठीक है। अगर कोर्ट ने उसका कोई एजेंट को ऐसा साइन किया है तो वो भी कम करना पड़ेगा, मस्ट बी कम, नॉट कवर्ड ओनली पार्ट ऑफ द अमाउंट, वो जो पार्शियल एडिशन वैसा करने से पूरा होना पड़ेगा। इंटेंशन तुमने सिर्फ उसको डिलीवरी कर दिया और बोला वो एंडोर्समेंट है, वो नहीं होगा, तुम्हारा इंटेंशन भी रहना पड़ेगा कि तुम उसको ओनरशिप को ट्रांसफर करने वाला है। सिग्नेचर बैक ऑफ द दो केसेस में किया जाता है, एक तो एंडोर्समेंट के केसेस और दूसरा केस हो सकता है वेरिफिकेशन के लिए भी मांगे कि वेरिफिकेशन के लिए बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आप सिग्नेचर कर दीजिए, तो वो एंडोर्समेंट नहीं है। अगर तुम्हारा इंटेंशन
की ओनरशिप को ट्रांसफर करना है तो वो एंडोर्समेंट नहीं कहलाएगा। तुम्हारा सिग्नेचर के साथ इंटेंशन भी होना पड़ेगा कि यस आई एम ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द चेक। और उसके बाद प्रॉपर ऑर्डर, एंडोर्समेंट शुड फॉलो द ऑर्डर, मेंटेन क्लियर चेन ऑफ ओनरशिप। जिस ऑर्डर में किया उसी ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का क्या बेनिफिट है? फर्स्ट, एंडोर्समेंट भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। नेगोशिएट इजीली नेगोशिएटेड इन कमर्शियल, पेमेंट की गारंटी ऑफ पेमेंट मिलेगा, हाँ मिल जाएगा, क्योंकि उसने वहां पर बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो साइन कर दिया, नाम लिख दिया, ठीक है। अभी अनलेस सन रिकोर्स एंडोर्समेंट, सन रिकोर्स एंडोर्समेंट में क्या था, लाइबिलिटी को एक्सक्लूड कर दिया तो पेमेंट मिलने का गारंटी नहीं भी हो सकता है। बाकी अगर ये नहीं है, ये वाला एंडोर्समेंट नहीं है, तो बाकी सब केस में, ब्रांड हो, जनरल हो, कुछ भी केस में जिसने एंडोर्स किया है, एंडोर्सर जाके पकड़ सकता है कि देखिए आपका तो पेमेंट तो नहीं मिला, उसके बैंक अकाउंट तो खाली है, आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। जो पे करने वाला था उसका बैंक अकाउंट तो खाली है, आप मुझे पे कर दीजिए, तो उस केस में क्या करेगा, खुशी खुशी तुमको पे कर देगा। पर उसने अगर मेंशन कर दिया कि मैं अपना कुछ लायबिलिटी यहाँ से विड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ कुछ भी, तो उस केस में पेमेंट का गारंटी नहीं है। अदरवाइज तुमको एंडोर्समेंट के जरिए पेमेंट का गारंटी मिलता है। एक्सेस टू फंड रिसीव कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द डेट टू बी सेटल प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी। अभी इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, वहां पर लिखा हुआ है कि आफ्टर 30 डेज या फिर आफ्टर 90 यू कैन गेट द पेमेंट, ठीक है। पर तुम क्या कर सकता है, बिफोर दिस 30 और 90 डेज यू कैन गो टू बैंक एंड डिस्काउंट इट विद द बैंक। बैंक क्या करेगा, तुमको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगा, डिस्काउंट में उसका पेमेंट तुमको पहले दे देगा बिफोर द मैच्योरिटी, ठीक है। तो एंडोर्समेंट अगर किया उसका भी फायदा तुम लोगों को मिल सकता है। देख लो बाकी का क्लियर।